पर्यावरण पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय। तो पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये भी इसका अर्थ सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। और पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी सही हैं। निम्न में से किस एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो धारणीय विकास, ये तो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है। वातानुकूलन, ये भी है पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित। कागज़ के थैलों का प्रयोग, ये भी पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है। तो कह रहा है कि पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। तो गरीबी कम करना, ये है जो कि संबंध नहीं है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1958 में 1958 को नागपुर में 1958 को नागपुर में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है नैरोबी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो 1986 में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया था? तो इसका आपका आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी प्रभावी हुआ। तो राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी कब से प्रभावित हुआ? तो अक्टूबर 2010 से। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, उसके लेखक कौन है? तो रेचल कार्सन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरितगृह कृषि प्रारंभ की? तो कौन सा राज्य है जो हरितगृह कृषि प्रारंभ की है? तो पंजाब। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राकृतिक पूंजी में कौन सा सम्मिलित किया जाएगा?
मतलब ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वन तो किया जाएगा प्राकृतिक पूंजी में, जल भी, खनिज भी, लेकिन सड़क है जो कि प्राकृतिक पूंजी में नहीं शामिल किया जाएगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो जीव और वातावरण के बीच। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था तो किसने, तो एजी टांसले ने। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो सही कौन कौन है जो पहले देख लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही कौन कौन है, तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, तो यह सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह भी सही है। और इसमें कह रहा है कि यह एक बंद तंत्र होता है ऑप्शन सी में, तो यह बात गलत है। यह जो कि एक खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है, खुला तंत्र होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो जैव मंडल है, जैव मंडल। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैवक संगठन का सही क्रम है, तो सबसे पहले क्या होगा, जनसंख्या होगा, फिर समुदाय कहलाएगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र के होगा, फिर भूदृश्य होगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो सागरीय महासागर जो है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो धान का खेत हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि धान का खेत हम लोग बनाते हैं, लेकिन वन झील घास का मैदान हम लोग, वन झील या घास का मैदान हम लोग नहीं बनाते, मगर धान का खेत हम लोग बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, तो कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, लेकिन पर्वत है जो कि स्थल पर ही रहेगा। निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी स्थल, अर्ध शुष्क भी स्थल पर रहेगा, लेकिन सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो पारिस्थितिकी कर्मता। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास, बकरा, आदमी। घास को बकरा खाएगा, बकरा को आदमी खाएगा। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव, तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो क्या होता है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक, तो फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन से सही सम्मिलित है, तो हरे पौधा है जो कि किस में आता है, हरे पौधा पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आएगा, तो ये सही सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, तो आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले डाइटम होगा, फिर क्रिस्टेशियाई होगा, फिर हेरिंग होगा, यही सही है। कौन सा कथन सही है, तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यह सही है। अब कहता है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है, मतलब सबसे ऊपर जो कि है पोषण स्तर में कौन होता है, तो वह सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है, तो सर्वाहारी को। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है,
तो जीव भार का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाएगा? तो तालाब में। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो सबसे पहले होगा नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर स्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर होगा स्थिरीकरण। नवनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, फिर होगा स्थिरीकरण। कहता है एक मनुष्य के जीवन के पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। पारिस्थितिकी निषेध या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिकी निषेध की कल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनेल ने। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य पहले कौन कौन है जो देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। तो यह सही है। मतलब उष्णकटिबंध जो है शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। तो यह बात सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। यह भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। तो यह भी सही है। लेकिन कहता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो यह गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता घट जाती है, वृद्धि नहीं होती है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन कौन है? तो पूर्वी हिमालयी श्रृंखला है और पश्चिमी घाट है। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो कौन से है जो कि भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? तो वैश्विक तापन होगा और आवास का विखंडन भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, और विदेश जाति का संक्रमण ये भी भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के समवर्ग के अंतर्गत आता है? तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वनगधा। भारत में गिद्धों को तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक उपयोग, डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल, फ्लाइंग फॉक्स जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक चमगादड़ है। उड्डयन बलगुल जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहता है वह क्या है? तो एक चमगादड़ है। रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित हुआ? तो 2003 में चेन्नई में स्थापित हुआ। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसें की संकल्पना की थी। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाला कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे कम मीथेन होता है, उससे कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उससे कम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। मतलब ग्रीन हाउस
प्रभाव में योगदान देने वाला सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कम मीथेन योगदान देता है, और मीथेन से भी कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कम नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में कम योगदान देता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कह रहा है फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। तो ऊपर जो गैस का नाम दिया है वो सब गैस में से फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त जो ऊपर लिखा हुआ उस सब में से कौन अवशोषित होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा, ओजोन भी होगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा। मतलब चारों होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, मीथेन भी और ओजोन भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब कहता है उपर्युक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है। तो मीथेन के स्रोत ऊपर जो दिया हुआ उस चारों में से कौन कौन है जो कि मीथेन गैस का स्रोत है। तो धान का खेत से भी मीथेन निकलता है, फिर कोयला के खनन से भी निकलेगा, फिर पालतू पशु द्वारा भी मीथेन निकलता है वो जब जुगाली करता है तो, और आर्द्र भूमि से भी मीथेन निकलता है। इसलिए चारों आंसर होगा, चारों आंसर होगा। कहता है हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो संबंधित है कौन कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से। तो पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता मतलब अंडाकार कक्षीय मार्ग ये संबंधित है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता झुकाव या फिर झुकाव, तिर्यकता कहे या झुकाव, यह भी संबंधित होगा खगोलीय सिद्धांत से, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित होगा। विषुव आयन मतलब पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, ये भी होगा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से। लेकिन सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण, ये जो कि नहीं होगा। अतः निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, मतलब जो दिया है तीन को उन तीनों में से कौन से सही है। तो कहता है कोटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। तो हाँ ये बात सही है। फिर कहता है कोटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है, यह बात गलत है। अब कहता है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो कह रहा है कि मीथेन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो यह भी सही है, इसलिए आंसर होगा 1 और 3। कहता है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो जैव सुरक्षा समझौता से। ब्लू कार्बन क्या है। तो ब्लू कार्बन क्या है। तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। इनमें से कौन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। तो सत्य कौन कौन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यह सही है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन
एक समताप मंडल में ओजोन घटाने के लिए उत्तरदायी है, तो यह भी सही है। मतलब यह समताप मंडल में ओजोन घटाने के लिए उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह भी सही है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निचले वायुमंडल में अक्रियशील है, तो यह भी सही है। लेकिन कहता है कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता है, गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो यह बात गलत है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं, नीचे दिए गए पुरुष से सही उत्तर चुनिए। तो ओजोन के रिक्ति कारक कौन कौन हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब रिक्ति कारक के मतलब ओजोन होल तो या फिर ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही, उसके बाद हेलोन्स भी है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी होगा, तीनों होगा। कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है, तो ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहता है भारत में मैनग्रोव मतलब ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो सुंदरवन में पाया जाता है। कहता है भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, तो इनमें से कौन सी संकटापन्न जाति या जातियां हैं, मतलब संकट में कौन कौन है, और दोनों में से तो मगरमच्छ भी संकट में है, हाथी भी है, दोनों संकट में है। अब आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो क्या है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था। अब कहता है कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो यह आया था इसका ऑप्शन नहीं दिया है। अच्छा, अगला जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो 1974 में आया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब, तो 1972 में। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे, तो कल्याण सिंह रावत। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, तो किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, तो असम में। एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है, तो गिर वन में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है, तो लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में है। अब मिलान करना है, तो गिर वन कहाँ है, तो गुजरात में है गिर वन। फिर है भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो राजस्थान में है भरतपुर। फिर है बांधवगढ़ सेंचुरी
सेंचुरी कहाँ है? तो बांधवगढ़ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, और काजीरंगा तो ये तो असम में है। फिर से मिलान करना है। सिमलीपाल, ये जो सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में हो जाएगा सिमलीपाल, उड़ीसा में। फिर है जो कि दिहांग और दिबांग, तो दिहांग और दिबांग कहाँ होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में होगा दिहांग और दिबांग। फिर है नो क्रेक, तो नो क्रेक कहाँ है? तो मेघालय में है। और फिर है कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला है जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभयारण्य है गुजरात में। अब है एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल एवं असम में, पश्चिम बंगाल एवं असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में। प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है जो पूछ रहा है? तो सुमेलित कौन कौन है जो मिला देते हैं पहले। तो दम्फा है जो कि मिजोरम में, यह सुमेलित है। नामेरी जो कि है असम में, यह भी सही है। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में, यह भी सही है। लेकिन बुक्सा जो कि बिहार में बता रहा है, तो यह गलत है। बुक्सा बिहार में नहीं है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? तो राजस्थान में सरिस्का। फिर है कि कौन से सही सुमेलित है? सही सुमेलित वाला, तो दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, यह सही है। और सारामती शिखर ये नागालैंड में, यह भी सही है। लेकिन गुमटी वन जीव अभयारण्य सिक्किम में, यह बात गलत है। तो केवल 1 और 3 सही है। तमिलनाडु का पक्षी विहार स्थित है। तो तमिलनाडु का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कारीकिली में। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कौन कौन है ये देख लेते हैं पहले। तो जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है, यह सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, यह भी सही है। जैव ईंधन मक्का में भी बनता है, यह भी सही है। लेकिन कहता है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह बात गलत है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह गलत है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? तो शैवाल वायु प्रदूषण के। लाइकेंस जो है सबसे अच्छा सूचक किसका है? तो वायु प्रदूषण के। लाइकेंस किसका सहजीवी जीवी होता है? तो कवक और शैवाल के। लाइकेन जो है कवक और शैवाल के सहजीवी होता है। और लाइकेन सबसे अच्छा किसका सूचक है? तो वायु प्रदूषण के। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि जल प्रदूषक नहीं है। लेकिन जस्ता, निकेल, तांबा ये सब जल प्रदूषक है, मगर सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है। तथा अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण का कारण होता है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो
ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों के वजह से अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो अम्ल वर्षा में कौन कौन प्रदूषित करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही दोनों तो है ये अम्ल वर्षा बनाने के लिए जिम्मेदार। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो स्मॉग तो वायु प्रदूषण से होबे करेगा, अम्ल वर्षा भी वायु प्रदूषण से संबंधित होगा। एस्बेस्टोसिस, जिसको अभ्रक के कण बोलेंगे, एस्बेस्टोसिस मतलब अभ्रक के कण, ये भी वायु प्रदूषण होगा। लेकिन यूट्रोफिकेशन है जो कि वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए है, जो कि जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए। निम्नलिखित में कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो पत्तों की सरसराहट से ज़्यादा 20 डेसिबल उत्पन्न होगा। भोपाल गैस त्रास्ती मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको मिक भी कहा जाता है, उसका रिसाव कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। जैव उपचारण बायो रिमेडिएशन से तात्पर्य है? तो जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन है, जो कि जैव उपचारण से संबंधित है। कहता है प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। तो प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। तो क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा कि लीवर और किडनी को क्षति पहुंचेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी को क्षति पहुंचेगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होगा? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होगा। और धूल कण से क्या होगा? तो धूल कण से श्वास संबंधी रोग होगा, श्वास संबंधी रोग। और शीशा से क्या होगा? तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम खराब होगा। शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम खराब होगा। निम्न में कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो कौन सा प्रदूषण कारक है जो कि प्रदूषण कारक है जो जैवीय रूप से अपघटित होगा? तो मल। एस्बेस्टोस है जो कि प्राकृतिक हो जाएगा, मतलब मानव निर्मित, जैसे अभ्रक के कण मानव निर्मित नहीं होगा। DDT भी प्राकृतिक हो जाएगा, प्लास्टिक भी, लेकिन मल जो है जैवीय हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन है जो कि जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो ओजोन भी, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी और क्लोरामीन भी, उपयुक्त सभी। मतलब जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए ओजोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी और क्लोरामीन भी।